कॉर्नर आपके लिए पेश करता है बचपन में सुनी गई दादी अम्मा और नानी अम्मा की कहानियां, पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाकयात और बचपन में बुजुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियां जो जहन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। 4 बुद्धू सैर को निकले। सामने से एक बुढ़िया चली आ रही थी। उसने रास्ता चलते चलते अपने सीधे हाथ से सर खुजाया। एक बुद्धू ने कहा, इस बुढ़िया ने मुझे सलाम किया है। दूसरा बोला, वाह, इसने मुझे सलाम किया है। गर्ज वो चारों बुद्धू आपस में झगड़ने लगे। एक साहब जो पास से उनकी बातें सुनते हुए गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे मियाँ, जरा सी बात में लड़ते झगड़ते क्यों हो? वो बुढ़िया सामने चली जा रही है, उससे पूछ लो। बुद्धुओं ने कहा, हाँ, ये बात ठीक है। चारों ने लपक कर बुढ़िया को चाह लिया और उससे पूछा, बड़ी भी, तुमने हम चारों में से सलाम किसे किया था? बुढ़िया ताड़ गई कि ये चारों बेवकूफ हैं। उसने कहा, तुम चारों में जो सबसे ज्यादा और बड़ा बुद्धू है, मैंने उसे सलाम किया था। चारों ने कहा, इसका फैसला कैसे होगा कि हम में सबसे बड़ा बुद्धू कौन है? बुढ़िया कहने लगी, ये तो बड़ी आसान बात है, तुम अपनी अपनी बेवकूफी की दास्तान सुनाओ। चारों ने अब अपनी अपनी बेवकूफी की दास्तान इस तरह बयान करना शुरू की। पहला बुद्धू कहने लगा, बड़ी भी सुनो। एक दफा मैं अपने ससुराल गया। जब शाम के खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछा। दामाद की लोग वैसे भी बहुत इज्जत करते हैं और खाने पीने में खूब एहतमाम करते हैं। मेरे सामने भी उन्होंने खाने पीने की बहुत सी चीजें रख दी, मुर्गे मुसल्लम और पुलाव वगैरह। ससुराल वालों ने मुझसे कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना शुरू कीजिए। अब शर्म के मारे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो घर से खाना खा कर आया हूं। हर चंद उन्होंने इसरार किया कि मियाँ खा लो, मगर मेरे मुंह से जो बात निकल गई थी बस निकल गई थी। उधर इसरार था और इधर इनकार था। आखिर भूखा ही सो गया। रात गए पेट में चूहे कलाबाजियां खाने लगे और नींद से उठ जागा। जब भूख की ताप न रही और आंखों में नींद न रही तो मैं चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया कि कोई टुकड़ा रोटी का मांग लाऊं और अपना पेट किसी न किसी तरह भरूं। रात का वक्त था, अजनबी जगह, मुझे तमीज न हुई। मांगते मांगते दोबारा अपने ससुराल के दरवाजे पर आ पहुंचा। दरवाजा जो खटखटाया तो मेरी सास ही रोटी लेकर बाहर निकली। मैंने उसे पहचान लिया और उल्टे पांव फिरा। वो और आगे बढ़ी। मैं पीछे ही पीछे हटता गया और वो आगे ही आगे बढ़ती गई। पीछे एक कुआं था। धड़ाम से उस कुएं में जा गिरा। बस्ती में शोरो गुल मच गया। मुझे बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला गया। इसी शर्मिंदगी की वजह से फिर मैंने दोबारा कभी अपने ससुराल का रुख नहीं किया कि अब क्या मुंह लेकर वहां जाऊंगा। दूसरा बेवकूफ कहने लगा, बड़ी भी अम्मा, अब मेरी आप बीती सुनो। मुझे ससुराल से बुलावा आया। पगड़ी बांधनी मुझे न आती थी। बड़ी मुश्किल से एक दोस्त से पगड़ी बंधवाई। ससुराल चला। रास्ते में थकान और नींद दोनों का गलबा हुआ। एक सायादार दरख्त के नीचे एक कुआं था। थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गया। इस तरह के सर तो कुएं की मेंढ पर रखा और पांव जमीन पर फैलाए। बड़ी भी, तुम तो जानती हो कि सोया या मोया एक बराबर। खुदा जाने पगड़ी कम वक्त किस वक्त कुएं में जा गिरी। शुक्र है कि सर सलामत रहा। अगर पगड़ी के साथ ही सर गिर जाता तो मैं क्या करता? दिन थोड़ा रह गया था। मैं घबरा कर उठा। न सर का ख्याल रहा न पगड़ी का। नंगे सर भागम भाग गांव के करीब पहुंचा तो वहां से ससुराल की एक औरत चली आ रही थी। उसने जो ये मेरी बुरी हालत देखी तो समझी कि शायद मेरी बीवी गुजर गई। वो उल्टे पांव वापस भागी और रोती हुई मेरे ससुराली घर में जा घुसी और मेरी हालत मेरी सास से कहने लगी। तो मेरी सास बेचारी भी ये बात सुनकर रोने पीटने लगी। गर्ज घर में कोहराम मच गया। मैं भी हैरान हो रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। उन सबको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया और मैं भी ज़ारो कितार रोने लगा। इस अरसे में हमसाये के लोग आ गए और वो सबको रोता छोड़कर मुझसे पूछने लगे, अरे मियाँ, कहो तो सही, आखिर माजरा क्या है, हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या खबर, अपने घर वालों से पूछिए। मैंने जो उनको रोते देखा तो मेरा दिल बेकाबू हो गया और मुझे भी रोना आ गया।
जब असल बात पता चली तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और इसी शर्मिंदगी के मारे उस रोज के बाद मैंने अपने ससुराल का रुख तक नहीं किया। बड़ी भी कहने लगी तीसरे बेवकूफ से कि अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। तीसरा बेवकूफ कहने लगा, बड़ी भी अब मेरी सुनो। मैं अपने ससुराल गया। जब खाना सामने आया तो मैंने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, इस वक्त नहीं खाऊंगा। कहने को तो मैं ये कह गया, मगर रात को जब भूख लगी तो आंखों से नींद रूठ गई। जब सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उठकर देखने लगा कि छींके पर कुछ धरा है। टिटोल कर देखा तो एक अंडा हाथ लगा। वो गड़प मुंह में डाल लिया। आहट सुनकर बीवी की आंख खुल गई। उन्होंने ये समझा कि शायद बिल्ली या कुत्ता है, उसे धुतकारा। मैं झट से अपनी चारपाई पर लेट गया। बीवी ने हर चंद पूछा कि कौन है, लेकिन मैंने कुछ जवाब न दिया। और जवाब कैसे देता, मुंह में अंडा जो पड़ा था। सुबह को जिसने भी देखा वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। सब ने मुझसे बार बार पूछा, मगर मैं मुंह कैसे खोलता, मुंह में अंडा जो पड़ा था। जिराह को बुलाया गया। उसने कहा, इसके मुंह के अंदर मवाद जमा हो गया है, निश्तर दिया जाएगा, यानी मुंह काटा जाएगा। उसने निश्तर दिया। मैंने झट अंडा उस गाल से दूसरे गाल में कर लिया। जिराह ने कहा, देखिए मवाद कैसा इधर से उधर दौड़ रहा है। गर्ज दूसरे गाल को भी उसने शिगाफ डाल दिया। तब अंडा बाहर निकल पड़ा। बस उस दिन से ना मेरा वहां आना है न जाना। चौथा बेवकूफ कहने लगा, बड़ी अम्मा अब मेरा किस्सा भी सुनो। एक बड़े जागीरदार ने मुझे अपने एक इलाके का हाकिम बनाकर भेजा। मैंने वहां जाकर क्या बेवकूफी की कि रुपया पैसा खूब बेदरेग उड़ाया। जो कुछ वहां से मैंने वसूल किया उसमें से एक पैसा भी मालिक को न भेजा। किसी न किसी तरह टाल मटोल कर गुजर जाती थी। एक दिन यूं ही ख्याल आया कि अब रुपया पैसा मेरे पास है, क्यों ना अपनी शादी करके घर आबाद करूं। एक बुढ़िया को इस काम के लिए दरमियान में डाला, लेकिन वो एक ही शैतान की खाला निकली। कई दिन के बाद उसने आकर कहा, अरे मियां, मैंने आपकी बात एक ऐसी चांद सी लड़की से ठहराई है कि आप भी क्या याद करेंगे, मगर बात पक्की करने को चढ़ावे की गर्ज से कुछ नहीं तो 1500 तो दिलवाइए। मैंने चुपके से 500 रुपए निकालकर बुढ़िया के आगे डाल दिए। बुढ़िया रुपए लेकर खुशी खुशी चली गई। चंद रोज का वक्फा देकर बुढ़िया फिर आई और ये पैगाम लाई कि शादी के सामान वगैरह के लिए 2000 रुपए और दिलवाइए। मैं शादी के शौक में अंधा तो हो ही रहा था, ये 2000 रुपए भी उसे दे दिए। अब बुढ़िया कहने लगी, हुजूर अगर आप बारात लेकर चढ़ेंगे तो बाजा गाजा नाच रंग और आतिशबाजी में बड़ा रुपया खर्च होगा, ये सब फजूल खर्ची है। बेहतर यह है कि आप सिर्फ निकाह पढ़वा लें। मैंने कहा, हाँ अम्मा, तेरी सलाह बिल्कुल ठीक है। बुढ़िया कहने लगी, निकाह का खर्च निकालो तो मैं उसका बंदोबस्त करूं। मजबूरन मुझे निकाह के लिए 2000 रुपए और देने पड़े। बुढ़िया कुछ सोचते हुए फिर कहने लगी, आपकी दुल्हन के आने की ये घड़ी नेक नहीं है, जरा सब्र से काम लीजिए और 2-4 महीने का खर्च मुझे और दे दीजिए। मैंने 1000 रुपए और उसके हवाले किए। महीने 2 महीने के बाद बुढ़िया हशाश बशाश आई और कहने लगी, लो साहब मुबारक हो, मेरी मेहनत वसूल हुई। खुदा ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है, कुछ छठी चिल्ले के वास्ते दिलवाइए। मुझे पैसे देने पड़े। गर्ज वो कभी लड़कों के कुर्ते टोपी, कभी खाने पीने और कभी किसी खर्च के लिए कुछ ना कुछ घसीटती ही रहती थी। इस तरह वो मुझसे हजारों रुपए ले गई। आखिरकार मैंने एक दिन कहा, ऐ नेकबख्त बुढ़िया, मुझे मेरी दुल्हन की शक्ल तो दिखा दे। बुढ़िया कहने लगी, आपकी दुल्हन कहीं भागी तो नहीं जा रही, सब्र कीजिए। इस अरसे में मेरी बेईमानी की खबर जागीरदार साहब को पहुंची कि फलां इलाके से आज तक आमदनी का 1 पैसा तक वसूल नहीं हुआ। वहां से मेरी नौकरी से बरतरफी का हुक्म आया। अब मेरी आंखें खुली। घर वाली और बाल बच्चों का ख्याल दिल को परेशान करने लगा। मैंने बुढ़िया से कहा, लो भी, हमारी तो नौकरी जाती रही, हम तो चले, तुम मुझे मेरे बीवी बच्चों से तो मिलवा दो, या यूं ही उम्मीद में रखोगी। बुढ़िया ने कहा, हाय सदके वारी जाऊं, बिस्मिल्लाह, कल चलिए, मगर बच्चों के लिए कुछ मिठाई और कपड़े लत्ते का भी इंतजाम कर लीजिए। जाते जाते उसने 500 रुपए का चूना और लगा दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि उस मकार बुढ़िया ने मुझे एक भले मानस आदमी के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहने लगी,
लीजिए जनाब, यही आपकी ससुराल है। दरवाजे पर दस्तक दो, तुम्हारे बच्चे बाहर निकल आएंगे। थोड़ी देर तक बाहर ड्योढ़ी में ही टिकना। तुम्हारा साला नौकरी से आता ही होगा, वो तुम्हें अंदर ले जाएगा। ये कहकर बुढ़िया तो वहां से ऐसी गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो अंदर से 2 लड़के, एक 6 बरस का, दूसरा 4 बरस का, बाहर निकले। मैंने उन्हें झट मिठाई की टोकरी दे दी। दोनों बच्चे मिठाई की टोकरी लेकर अंदर चले गए। घर वालों ने समझा कि मियाँ का कोई दोस्त होगा जो बच्चों के लिए ये मिठाई लाया है। घर वाली ने अंदर से खासदान में गिलोरियां और हुक्का भरवा कर भेज दिया और मामा के हाथ कहा, आप जरा ठहरिए, वो अभी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद दस्तरख्वान पर खाना लगाकर कहला भेजा कि आप खाना खा लें, मुमकिन है उन्हें आने में देर हो जाए। मैं झट खुशी से अंदर दाखिल हुआ। नौकरानी आगे दस्तरख्वान के करीब खड़ी थी, कहने लगी, बैठिए, खाना खाइए। मैं फौरन खाने में मसरूफ हो गया। खाने से फारिग होकर हाथ धो रहा था कि घर का मालिक आ गया। मामूली साफ सलामत करके अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने अपनी बीवी से पूछा, ये बाहर जो साहब बैठे हैं ये कौन है? बीवी ने कहा, मैं क्या जानूं, मैं तो समझी तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो बच्चों के लिए मिठाई लेकर आया है। वो आदमी ये सुनकर बाहर निकला और मुझसे कहने लगा, आपका इसमें मुबारक, यानी आपका नाम क्या है और कैसे तकलीफ फरमाई, आप मिठाई क्यों लाए हैं? मैंने निहायत सादगी से कहा, ओहो, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे ताज्जुब है कि इस कदर जल्दी भूल गए। अरे मेरी शादी आपकी बहन से हुई है और ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। ये बात सुनते ही वो शख्स आग बगोला हो गया और मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। मैं आज तक उस बेवकूफी को नहीं भूला कि उस बुढ़िया ने मुझे कैसे चूना लगाया और किस तरह मुझे वहां से मार पड़वाई। बड़ी बी ने कहा, वाकई तुम सबसे बड़े बेवकूफ और बुद्धू हो। मैं पहले की तरह अब भी तुम्हें दूर ही से सलाम करती हूँ, इसलिए कि बेवकूफ और बुद्धू से दूर रहना ही अच्छा होता है।